Hello students, our today's topic is exercise 1.2 NCERT। लेसन का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि थोड़े से मैं फंडामेंटल समझा करके और उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहले फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तो दीजिए ध्यान और सुनिए मेरी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेसन का नाम ही रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स होते क्या हैं? ऑन अ नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन पढ़ी, क्लास 6 में पढ़ लिया था नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर यहाँ मैंने जीरो लिखा है। जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 एटसेट्रा। तो यहाँ नंबर लाइन जो है वो टॉपिक आपने क्लास 6 7 में पढ़ा हुआ है। अब मैं आज क्या बताने वाला हूँ, ऑन अ नंबर लाइन ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर इंक्लूडिंग नॉन एज रियल नंबर्स। जो नंबर लाइन होती है उस पर जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडिंग विथ इरेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स सब कुछ मिला के रियल नंबर्स बनाते हैं। रियल नंबर्स किसको कहते हैं? सारे रेशनल्स प्लस सारे इरेशनल्स, ऑल आर इंक्लूडिंग नॉन एज रियल नंबर्स। तो ये हो गया कहानी। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर इस नंबर लाइन पे जितने भी रेशनल नंबर्स है, जितने भी इरेशनल नंबर्स है, ऑल आर नॉन एज रियल नंबर्स। देखो, रेशनल नंबर्स 1 2 3 4 एटसेट्रा, और इरेशनल कौन होते हैं? क्लास 9th में आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने यहाँ √2 का बना के दिखाया, क्लास 9th में सीखा था आपने √2 कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है? √2 का। अब ऐसे √2 √3 √5 √6 √7 √8 वो सारे इरेशनल, वो भी मैंने एग्जाम्पल लिखा। जीरो रियल है, ये भी रियल है, रियल है, रियल है, रियल है। ये √2 तो भी रियल है, √3 तो भी रियल है, माइनस में तो भी रियल है, पॉइंटों में तो भी रियल है, बार में तो भी रियल है। यानी इसका मतलब है कि सारे रेशनल एंड सारे इरेशनल इंक्लूडिंग नॉन एज रियल नंबर्स। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर हम तो भूल गए 9th क्लास का टॉपिक कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ। नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे p q क्या काम कर रहे हैं? इंटीजर्स। एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नीचे डिनोमिनेटर में जो q है यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई हो, तो मैं वापस बोलता हूँ। ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको लिख सकते हैं। जैसे जीरो है, अभी नहीं है, तो क्या मैं इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ, तो फ्रैक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, 1/1 2/1 3/1 22/7 2.14, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा। इसको आप, ये 9th क्लास का टॉपिक है कि बार वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम रेशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √4 का आंसर 2 आता है स्क्वायर रूट, √9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, यानी ये भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर, इसका आंसर 2 आएगा, तो वापस यही हो जाएगा, √9 का आंसर ये 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि सारे वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जो ये रिकरिंग नंबर्स होते हैं ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, फिर बात आती है इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग, देखो इन अदर वर्ड्स आई कैन से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग, देखो ये लिखा मैंने, देखो यहां लिखा मैंने 7.101001000। अब इसको ध्यान से देखो, इस नंबर को, ये हमने पहले पढ़ रखा है 9th क्लास में कि इस नंबर में देखो यहाँ डॉट 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 लगे हैं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका डिवाइड कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग।
और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। कभी 1 जीरो आ रहा है, कभी 2 जीरो आ रहे हैं, कभी 3 जीरो आ रहे हैं, तो इसको रिपीटिंग नहीं कहते हैं, ये नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये जो नंबर लिखा है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डॉट 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 लगे यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग मतलब इसका कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। अब आप सोचोगे नहीं सर रिपीट कर रहा है ना, देखो 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, इसको रिपीट नहीं कहते हैं। सेम ब्लॉक टू ब्लॉक रिपीट होता है, उसे रिपीटिंग कहते हैं। जैसे ये वाला कि अगर आप 3.142857, अब बार बार क्या आएगा 142857, फिर से डिवाइड लगाओगे 142857, फिर से डिवाइड लगाओगे 142857। देखो 22 में जब तुम 7 का डिवाइड लगाते हो तो यह आंसर आता है 3.142857, फिर से वापस 142857, फिर से वापस 142857। जिंदगी भर भी लगाते रहोगे ना तो डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 142857 बार बार रिपीट करेगा। और ऐसे नंबरों को हम रेशनल नंबर ही कहते हैं। बट यहाँ पे पूरा ब्लॉक रिपीट करता है। कौन सा 142857, फिर से डिवाइड लगाओगे 142857, फिर से लगाओगे 148, जबकि यहाँ ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहा है। कभी 1 जीरो आ रहा है, कभी 2 जीरो आ रहे हैं, कभी 3 जीरो आ रहे हैं, कभी 4 जीरो आ रहे हैं, यानी कि कोई फिक्स नहीं है, तो इसको रिपीटिंग नहीं कहते हैं। ओके, रूट 2 क्या है? इर्रेशनल नंबर। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करूं तो 1.414 डैश 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 पूरी लाइफ टाइम भी करोगे ना तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आंसर आएगा। इसका भी निकालोगे ना अगर तुम स्क्वायर रूट निकालना, वैसे तो आधे बच्चों को भी नहीं आता है, बट हाँ सीखना चाहिए, है ना। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसका स्क्वायर रूट जो है वो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। यानी ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरम 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसको कहते हैं वो सुन लीजिए। एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, अब प्रॉब्लम तो इस बात की है कि प्राइम किसे कहते हैं और कंपोजिट किसको कहते हैं। प्राइम नंबर कौन होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, पहले ये तो पता हो बच्चे को। ठीक है, मैं बताता हूँ कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 5 के अंदर 1 का और 5 का ही डिवाइड जाता है और किसी का नहीं जाता है। 7 के अंदर सिर्फ 1 का ही जाता है, 7 का ही जाता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं मान लीजिए 10 की, तो 10 प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 1 का भी डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। यानी ऐसे नंबर्स जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, सिर्फ 2 ही नंबरों का डिवाइड जाता है, एक 1 का एक इटसेल्फ मीन्स खुद का, उन्हें हम प्राइम कहते हैं, है ना। तो ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। और ये वाला जो नंबर है ना ये हो गया कंपोजिट। ये कौन सा हो गया? कंपोजिट। यानी कि प्राइम किसे कहते हैं और कंपोजिट किसे कहते हैं, पहले ये जान लो। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें केवल एक तो 1 का डिवाइड जाता है और एक इटसेल्फ में खुद का डिवाइड जाता है और किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और ऐसे नंबर्स जैसे 10, तो 10 में 1 का भी जाता है, इटसेल्फ खुद का भी जाता है, बट और भी किसी का जा रहा होता है ना, तीसरे किसी भी नंबर का, तो फिर उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब वापस आ जाते हैं थ्योरम की तरफ। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर को हमेशा हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो आप आंसर आएगा आपका किसी कंपोजिट नंबर को जो तुम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखोगे, उसका जो आंसर आएगा दैट इज यूनिक। वो आंसर यूनिक होता है, कोई दूसरा आंसर नहीं आएगा, उसको आना है एक आंसर को तो वही आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, बट ऑर्डर बदल सकता है। अब बात आती है कि आपको इस थ्योरी को पढ़ने से तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई सा भी एक कंपोजिट नंबर ले लो, मैंने ले लिया 60। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बताओ। चलो निकाल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं, ठीक है। 2 का डिवाइड लगाइए, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर ये कहलाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये तो थ्योरी है जिसे पढ़ लीजिएगा, बट इसका मीनिंग क्या है वो समझा रहा हूं। जो भी कंपोजिट नंबर है, आप अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं
2 का डिवाइड लगाओ 60 में कितनी बार जाता है, रफ कॉपी में लगा के देख लीजिएगा, 30 बार जाता है। 2 का डिवाइड फिर से इसमें जा रहा है, हाँ जा रहा है, कितनी टाइम्स, 15 टाइम्स। क्या 15 में 2 का जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं जाता है, तो किसका जा रहा है, 3 का। 3 का डिवाइड 5 टाइम्स, 5 का डिवाइड 1 टाइम। यानी अगर मैं इस 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन अगर इस 60 का डिवाइड लगाते टाइम कोई बच्चा भूल जाए और पहले 5 का लगा दे, ठीक है, पहले वो 5 का लगा दे यहाँ, ठीक है, 5, तो उसके आंसर आ जाएगा 12। फिर उसने 3 का लगा दिया, उसके आंसर आ गया 4। फिर उसने 2 का लगा दिया, उसके आंसर आ गया 2। फिर उसने 2 का लगा दिया, 1 आ गया। लेकिन लगाना प्राइम नंबर्स का ही है, किसी भी हालत में कोई बच्चा यहाँ 10 का नहीं लगा सकता क्योंकि 10 कंपोजिट है, 4 का नहीं लगा सकता क्योंकि 4 कंपोजिट है, ठीक है, 6 का नहीं लगा सकता क्योंकि वो कंपोजिट है। किसका डिवाइड लगा सकते हो, सिर्फ प्राइम नंबर्स का ओनली। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, जिनमें केवल एक 1 का और एक खुद का ही डिवाइड जाता है, ऐसे ही नंबरों का डिवाइड लगाना होता है। कोई बच्चा इसमें 2 का 4 का नहीं लगा सकता, 6 का नहीं लगा सकता, है ना, 10 का नहीं लगा सकता, है ना, 12 का नहीं लगा सकता, केवल प्राइम नंबर्स का लगाना है। अब मैंने ये 2 क्यों बनाए मैं बताता हूँ। इस थ्योरी का मीनिंग क्या है। थ्योरी में लिखा हुआ है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो जो आंसर आएगा वो यूनिक आएगा, 2 2 3 5 आएगा, तो बस वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर मेरे तो यहाँ 10 का लगाया तो 6 आया, 10 इंटू 6 ही आया, नहीं तो तुमने रॉन्ग लगाया ना, 10 तो कंपोजिट नंबर है, लगा ही नहीं सकते हो, प्राइम ही लगा सकते हो, तो यही आंसर आएगा। देखो यहाँ लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। एंड ऑर्डर बदल सकता है। अब ऑर्डर कैसे बदल सकता है, ऑर्डर ऐसे बदल सकता है कि देखो 60 के प्राइम फैक्टर ये भी है 2 2 3 5, और 60 के प्राइम फैक्टर ये भी है कौन, 5 3 2 2। आंसर यूनिक है, एक बार 2 बार 2 एक बार 3 एक बार 5, 2 बार 2 एक बार 3 एक बार 5, तो आंसर इज यूनिक, है ना, यूनिक है। बट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, लेकिन ऑर्डर बदल सकता है। यहाँ पहले 2 आ गया, फिर 3, फिर 5 आया, और एक बच्चे के यहाँ पहले 5 आ गया, फिर 3, फिर 2 2 आ गया, आंसर वो का वो ये 2 2 3 5 2 2 3 5। तो यहाँ ये कहा गया है थ्योरम में कि किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आप प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में इसको लिख सकते हैं, और यह आंसर हमेशा यूनिक होगा, बट इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो यह आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वापस बोलता हूँ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट 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 ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यही आंसर आएगा, कुछ भी दूसरा नहीं आएगा, बट ऑर्डर में भी चेंज, ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर ट्री। आपके एग्जाम में कभी ये भी आ सकता है कि फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, तो ये हो जाएगा फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड, तो फिर फैक्टर ट्री से करना पड़ेगा। अब फैक्टर ट्री क्या होती है वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। फैक्टर ट्री 60 की फैक्टर ट्री बनाइए। सबसे पहले देखिए कि जैसे यहाँ देखा था वैसे कि 60 में सबसे छोटे प्राइम नंबर का किसका डिवाइड जा रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2, 2 का डिवाइड जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। हाउ मेनी टाइम्स इट विल डिविजिबल, 30 टाइम्स। क्या फिर से 2 का डिवाइड जा रहा है, यस 2 का जा रहा है, कितनी बार, 15 बार। 15 में 15 में 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो किसका जा रहा है, 3 का, हाँ 3 प्राइम है, हाँ 3 का डिवाइड लगा दो 5, तो ये आंसर आ गया। अब बताओ आपके वापस आंसर क्या आया, चाहे फैक्टर ट्री मेथड से करा, देखो यहाँ सबसे पहले 2 आया, फिर इसका ये नहीं लेना, ये तो कंपोजिट है, फिर इसके बाद 2 आया, फिर इसके बाद 3 आया, फिर इसके बाद 5 आया, 2 2 3 5 2 2 3 5 2 2 3 5, कैसे भी करो आंसर वही आएगा, यूनिक होगा, आंसर हमेशा के लिए यूनिक होगा, तो ये कहलाता है फैक्टर ट्री। Okay, now we start exercise 1.2 questions. Question number first, express as a product of prime factors. आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताइए। चलिए सबको आता है क्योंकि ये तो 6-7 क्लास का टॉपिक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बट मैं जानता हूँ कि कई बच्चों को नहीं आता है ना, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन से, बट सीखना है, अच्छे से सीखना है।
140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है उसका डिवाइड लगाइए। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 का डिवाइड जाता है तो लगा दीजिए, हाँ जाता है नहीं, यहाँ जीरो आया, जीरो के मेरे वाले में तो जाता है। 2, 2 का डिवाइड इसमें रफ कॉपी में लगा के देख लीजिएगा, 140 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो 70 टाइम्स जाएगा। अगर फिर से 2 का जा रहा है तो लगाना है, हाँ जा रहा है ना 2 का डिवाइड, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, देन डिवाइड इट बाय 2, रफ कॉपी में आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। डिवाइड 70 बाय 2 इन रफ कॉपी, यू विल गेट आंसर्स 35। नाउ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो क्या करेंगे, 3 से चेक करो, 3 प्राइम नंबर है, नहीं जाता उसका डिवाइड, क्योंकि 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल होता है दोनों का प्लस करो, 5 और 3 8, 8 में 3 का नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा, अगर 9 होता तो अभी चला जाता। ओके 3 का डिवाइड नहीं जाता है, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन है, 5, 5 का डिवाइड चेक करो, 5 7 जा 35, 7 में 7 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 140 का क्या आंसर आएगा, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका फाइनल आंसर है। तो फिर इसका निकाल दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 6 लिखा है, यानी कि इसका 2 का डिवाइड जाता है, 2 का डिवाइड जाता है, प्राइम नंबर्स का ही लगाना है, 2 का लगा दीजिए, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 7 जा 14, बच गए 1 यानी 16, 16 में 2 का जाता है 8 टाइम्स, फिर से 2 का जाता है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 2 3 जा 6, बच गए 1, 2 9 जा 18। आपको ऐसे सीधा डिवाइड करना नहीं आता है तो रफ कॉपी में 78 में 2 का डिवाइड लगा के देख लेना। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा है डिवाइड, क्योंकि यहाँ 9 है, और जहाँ वंस डिजिट में 0 2 4 6 8 होता है बस उसमें 2 का जाता है। अब चेक करते हैं 3 का जा रहा है क्या, 3 का रूल क्या होता है, इनको प्लस करने का रूल होता है, 9 3 12, 12 में 3 का जाता है, हाँ जाता है, तो फिर तो इस पूरे नंबर में भी जाएगा। 3 का डिवाइड जा रहा है, रफ कॉपी में लगा के देख लीजिए, 13 टाइम्स जा रहा है, 13 में सिर्फ 13 का ही जाता है ना, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 13 में और किसी का नहीं जाता है, 1 एंड इटसेल्फ। अब इसके आंसर्स नहीं लिख दीजिए, इसके आंसर्स लिख देता हूँ, 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये फाइनल आंसर आपके पास, ठीक है। ओके आंसर्स आंसर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3825, थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो क्या फ़र्क पड़ गया, सबसे पहले इस वंस डिजिट को देखो, यहाँ 5 है तो 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का रूल क्या होता है, 3 का जाएगा क्या, 3 का रूल होता है सबको प्लस कर दो, 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में तो 3 का जाता है ना, हाँ सम ऑफ डिजिट्स कितना आया 18, 18 में 3 का जाता है, हाँ तो फिर इस नंबर में भी 3 का जाएगा, तो लगाओ डिवाइड, रफ कॉपी के अंदर डिवाइड लगा लेना, आपसे सीधा डिवाइड नहीं होता है तो रफ कॉपी में लगा लीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बच गए 2 यहाँ तो 22 हो गए, 3 7 जा 21, बच गया 1 तो 3 5 जा 15, फिर से 3 का जा रहा है क्या चेक करो, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, 15 में 3 का जाता है, हाँ जाता है, तो फिर तो इसमें 3 का जाएगा, 3 4 जा 12, ओके 7 में 3 2 जा 6, बच गया 1, 3 5 जा 15, फिर से 3 का जा रहा है क्या, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में नहीं जाता है 3 का, तो फिर इसमें 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स कितना आया 11, 11 में नहीं जाता है, तो इस पूरे नंबर में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं 5 का, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 का रूल क्या होता है, वंस डिजिट पे 5 या 0 होना चाहिए, है इसके 5 का, 5 8 जा 40, बच गए 2, 2 यहाँ आएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 5 5 जा 25, फिर से 5 का डिवाइड जा रहा है 17 टाइम्स, 17 का जा रहा है 1 टाइम, तो आंसर कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका आंसर्स बन रहे हैं यहाँ। फिर नेक्स्ट देखिए 5005, इसमें देखो यहाँ 5 है तो 2 का तो नहीं जाएगा, अब 3 का चेक करो, 5 5 10 हो गया, 10 में 3 का नहीं जाता है, इसमें जाएगा ही नहीं 3 का, तो किसका जा रहा है 5 का, क्योंकि यहाँ 5 है, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब 1001 में किसका जाता है नहीं पता चल रहा है, 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, तो फिर क्या बचा 6, नहीं 6 तो कंपोजिट नंबर है, 7, 7 का चेक करना पड़ेगा रफ कॉपी के अंदर, ठीक है कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर रफ कॉपी में इसमें 7 का डिवाइड लगा के देखोगे, देखो 7 1 जा 7, बच गए 3 तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, बच गए 2, हाँ 7 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है देखो रफ कॉपी में लगा के देख लो, 7 1 जा 7, बच गए 3 तो 3 0 30 हो गया, 30 में 7 का जाता है, 7 4 जा 28, बच गए 2, 2 यहाँ आएगा तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। अब देखो कि किसका जा रहा है, 7 का फिर से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 8 का लगाना नहीं है वो तो कंपोजिट नंबर है, 9 का लगाना नहीं है वो तो कंपोजिट नंबर है, 11 का चेक करो जा रहा है क्या, 11 1 जा 11, ठीक है तो बच गए 3, हाँ जा रहा है बिल्कुल डेफिनेटली जा रहा है, रफ कॉपी में लगा के देख लीजिएगा, 11 1 जा 11, बच गए 3, 3 से हो गया 33, 33 में जाता है, हाँ जाता है, और 13 में 13 का 1, तो आंसर क्या आ गया
5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपके पास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट 7429, सबसे पहले 2 का नहीं जा रहा है, 3 का, 7 और 4 11 और 2 13, 13 10 23 में से 22, 22 में यानी कि इनका सम आ रहा है 22, 22 में 3 का नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 9 आ रखा 1 डिजिट में, 5 का उसमें जाता है जिसके यहाँ 0 और 5 होता है। चलो ये भी नहीं जा रहा, फिर किसका जा रहा है? अब आप ऐसे चेक करते जाओगे, 5 का, 7 का, 11 का, जो प्राइम नंबर्स है ना सिर्फ उनका ही चेक करना है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है, इनका ही चेक करना सिर्फ, है ना, और कोई से नंबर का चेक नहीं करना। जैसे यहाँ 4 नहीं लिखा मैंने, 4 का नहीं चेक करना, 6 का नहीं करना, 8 का नहीं करना, 9 का नहीं करना, 10 का नहीं करना, 12 का नहीं करना, 14 का नहीं करना, 15 का नहीं करना, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स का ही चेक करना है सिर्फ, और किसी का भी चेक नहीं करना है। तो ऐसा जब आप करोगे तो इसमें 17 का डिवाइड जा रहा है, और अगर आप रफ कॉपी में इसका 17 का डिवाइड लगा के देखेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 437। 7429 में अगर आप 17 का डिवाइड लगाएंगे, 7429 में अगर आप 17 का डिवाइड लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में आपके पास आंसर आएगा 437। तो 437, अब 437 में किसका जा रहा है वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 17 का जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा 17 का, तो फिर 19 चेक करो। ओके 19 का जा रहा है, 19 का रफ कॉपी में लगा के देखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 23। 437 में 19 का डिवाइड, ठीक है, 437 में 19 का डिवाइड लगा के देखोगे तो आंसर आएगा 23। तो यहाँ 23 आंसर आएगा। 23 में किसका जा रहा है? 23 का ही जाता है क्योंकि वो खुद ही प्राइम नंबर है। आंसर लिखिए यहाँ 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। प्राइम फैक्टर्स है 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपके पास आंसर्स बन रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। इनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम का आंसर इंटू एचसीएफ का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द नंबर्स। देखिए एक तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए क्योंकि ये काम आएगा और एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पैटर्न का। ये जो पैटर्न है उसका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए अभी वापस बता देता हूँ थोड़ी देर में, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल दीजिए, करते हैं स्टार्ट। 26 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 का डिवाइड जा रहा है 13 टाइम्स, 13 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम। 91 के प्राइम फैक्टर्स कर देता हूँ, ठीक है। किसका डिवाइड जाता है? 2 का, 3 का नहीं जाता, ठीक है, 9 और 1 10, 10 में 3 का नहीं जाता। किसका जा रहा है? 7 का। ये दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब दोनों को यहाँ अरेंज कर लीजिए। 26 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 13, 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पर 7 इंटू 13। देखो 13 जो है ना वो तो 13 की सीध में लिखना आपको वर्टिकली डाउन, ठीक है, राइट दिस 13 वर्टिकली डाउन, ठीक है, मेक लाइक टर्म्स। अब बच गया 7, तो 7 इसके नीचे मत लिखना क्योंकि यहाँ वर्टिकली डाउन आप नहीं लिखना है, लाइक टर्म्स नहीं बन रही है, बल्कि 7 को यहाँ साइड में लिख दीजिए। अब जिनका कंप्लीट पेयर बन रहा है दोनों में एक साथ, उनका बना दीजिए, यानी कि 13 का बन रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड का नाम जो मैं कर रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए कैसे निकालते हैं एचसीएफ। सबसे पहले मैं एचसीएफ की बात कर लेता हूँ कि एचसीएफ कैसे निकलता है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका कंप्लीट पेयर बन रहा है उसमें से एक नंबर को निकाल लेते हैं। जैसे इसका पेयर बन रहा है तो 13 ले लीजिए। अब जिनका पेयर नहीं बन रहा है वो पूरे नंबर ले लीजिए। सॉरी, ओके आई एम सॉरी, पहले हम एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैं वापस बोल देता हूँ। जिनकी कंप्लीट पेयर बन रही है, अगर 2 नंबर है तो दोनों में पेयरिंग, 3 नंबर हो तो तीनों में पेयरिंग, सिर्फ कॉमन जो तीनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, ठीक है, सारे नंबरों में कॉमन हो, उसका ही नंबर लेना है, यानी कि 13। तो आपके पास एचसीएफ का जो आंसर है वो है 13। ये तो कहलाता है एचसीएफ जो सब में कॉमन है। अब बात आती है एलसीएम की, है ना, पहले मैं एलसीएम समझाने देता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका क्या मतलब होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
इसके और इसके फैक्टरों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 13, तो 13 आंसर। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी इस 26 की टेबल में और 91 की टेबल में सबसे पहले कॉमन कौन आएगा? सबसे पहले कॉमन, अगर मैं इसकी टेबल जमा दूं यहाँ 26 बन जाए 26 20 और 91 की, तो उनमें सबसे पहला नंबर कॉमन कौन आएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ बता देता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे में कॉमन आ रहा है, पहले तो उस नंबर में से एक नंबर ले लो, यानी कि 13। अब जिनका पेयरिंग नहीं बन रहा है वो भी ले लो, जैसे 2 का नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। बस यही आपका फाइनल आंसर होने वाला है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 13 इंटू 7 2 14, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपके पास आंसर किसका आ गया? एलसीएम का आंसर आ गया। लेकिन अब आपको तो आगे एक शर्त और लिखी हुई है, एक कंडीशन। क्या लिखी है? एलसीएम इंटू एचसीएफ को प्रूव करके बताओ कि वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल आएगा। कर देते हैं, क्या पूछा है वो अभी कंप्लीट कर देते हैं। हमें पूछा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। चेक करते हैं कि हो जाएगा क्या। चलो एलसीएम की वैल्यू लेके आओ 182, एचसीएफ की वैल्यू लेके आओ कितनी है? 13, फर्स्ट नंबर की वैल्यू लेके आओ 26, सेकेंड नंबर की वैल्यू लेके आओ 91। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो का वो सेम आंसर यहाँ भी आ जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई चेक कर देते हैं अपन। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई मैंने रफ में कर लिया है और दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 2366। आप भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। इनका भी मल्टीप्लाई मैंने रफ कॉपी में चेक कर लिया है और इनका भी आंसर सेम टू सेम 2366 आ रहा है। अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने काम सही किया है। क्या ऐसा आएगा हर बार? हाँ, दो नंबरों का जब भी करोगे, सिर्फ दो नंबरों का, तो उस समय हमेशा ये रूल लगेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अगर आपके दो नंबरों का काम करो और फिर भी इक्वल नहीं आए तो समझ जाना आपने कहीं अंदर मिस्टेक कर रखी है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकेंड। 510 एंड 92 प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले यहाँ 0 आ रखा है तो 2 का भी डिवाइड जा रहा है। 2 2 जा 4 बच गया 1, 11 हो गया, 2 5 जा 10 बच गया 1, 2 5 जा 10। क्या अब 2 का जा रहा है? नहीं, अब 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है। 3 का चेक करो, 5 5 10 और 2 12, यानी कि इनके सम हो रही है 12। 12 में 3 का जाता है, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली 3 का। 3 8 जा 24 बच गया 1, 3 5 जा 15। 8 और 5 कितने हो गए? 13। 13 में 3 का जाता है कि नहीं? तो इसमें 3 का नहीं जाएगा। 5 का चेक करो, 5 का चेक करेंगे तो 5 की टेबल जा रही है 17 टाइम्स, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है और अब जा रहा है 17 का 1 टाइम। इसमें लगाइए 2 का डिवाइड जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है। 2 4 जा 8 बच गया 1, 2 6 जा 2। 2 का फिर से डिवाइड जा रहा है 23 टाइम्स और 23 में सिर्फ 23 का ही जाता है। अब आप इनको अरेंज कर दीजिए, ठीक है। 510 इसके प्राइम फैक्टर्स और 92 के प्राइम फैक्टर्स को दोनों को अरेंज कर दीजिए। 510 2 3 5 17, 2 3 5 17 और 92 के 2 2 23, एक 2 है, फिर से एक 2 है जो मैं साइड में लिखूंगा और एक 23 है तो वो भी मैं साइड में लिखने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो कॉमन फैक्टर्स है उनको सीध में लिखिए वर्टिकली डाउन में। अब यहाँ देखो कि कौन कौन तो कॉमन पेयर बना रहा है। एक तो 2 बना रहा है बस, और तो कोई बना नहीं रहा है, कोई भी नहीं बना रहा है। ओके, मत बनाने दीजिए, हमारे को कौन सी ज़रूरत है, हम तो हमारा काम करने वाले हैं, जो आंसर आएगा वही तो लाएंगे। अब बात है कि एक तो होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ का आंसर क्या आने वाला है? मैंने कहा था जो दोनों में कॉमन आ रहा हो वो लेते जाना और मल्टीप्लाई करते जाना। अकेला एक ही तो 2 आ रहा है तो ये 2 आंसर हो गया और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ओके, यानी कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर रहा होता है। ओके, कॉमन में सिर्फ ये एक ही है और कोई कॉमन में नहीं है। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों की टेबल अगर मैं लिखता तो उन सबसे पहले कॉमन कौन आता, वो वाला नंबर चाहिए होता है मेरे को। चलिए देखते हैं कैसे एलसीएम निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो जो आपने अरेंजमेंट किया है उसमें से जो कॉमन आ चुका है उसका एक नंबर ले लो। अब और कोई कॉमन है तो उसको भी ले लो, नहीं है। अब जो बच गए वो सारे ही तुम्हारे आंसर है, जैसे ये 3 वो भी लेना है,
5 का पेयर नहीं बन रहा है तो भी लेना है, 17 का पेयर नहीं बन रहा है तो भी लेना है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो भी लेना है, 23 का पेयर नहीं बन रहा है तो भी लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पर एलसीएम में आंसर कितना आ गया, तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कि कितना आंसर आ रहा है। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया है तो 23,460 आंसर आ रहा है एलसीएम का। अब आपको करना क्या था, आपको करना था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स करना था। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एचसीएफ का आंसर कितना है भाई 2, एलसीएम का आंसर कितना है 23,460, फर्स्ट नंबर कितना है 510, सेकंड नंबर कितना है 92। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, ठीक है, आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर से एलएचएस में और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो आपके पास डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ दोनों इक्वल आएंगे। अगर नहीं आए तो आपने कोई मिस्टेक कर रखी है, ये डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए, तो इनका जो मल्टीप्लाई आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई वो आ रहा है 46920, 46920, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 46920। यानी इसका मतलब हैंस वेरीफाइड, कंप्लीट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 336 एंड 54, ये सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर यहाँ ले लेता हूँ 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 2 का डिवाइड लगा दीजिए, 2 1 जा 2 बच गया 1, 2 6 जा 12 बच गया 1, 2 8 जा 16। 2 का फिर से रफ कॉपी में आप डिवाइड लगा लीजिए, ठीक है, फिर 2 का डिवाइड लगा दीजिए इसके अंदर रफ कॉपी के अंदर, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 का डिवाइड जा रहा है 21 टाइम्स, 3 का जा रहा है 7 टाइम्स, 7 का जा रहा है 1 टाइम। ओके, 54 में किसका डिवाइड जा रहा है 2 का 27 टाइम्स, 3 का डिवाइड 9 टाइम्स, 3 का डिवाइड 3 टाइम्स, 3 का डिवाइड 1 टाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है, आपको बताया एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, निकाल देते हैं। पहले तो इनका अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। 336 का अरेंजमेंट 2 2 2 2 3 7, और 54 का अरेंजमेंट 2 3 3 3 2 3 3 3। जो कॉमन आ रहा है वो बना दीजिए, एक तो ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है। अब बताइए कि एचसीएफ का आंसर क्या आएगा यहाँ, ठीक है, ये एचसीएफ, ओ शिट नीचे चला गया दिखता है, पेपर के ऊपर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एचसीएफ का आंसर क्या आएगा, एचसीएफ का आंसर आ रहा है, एक यहाँ से कॉमन पेयर आ रहा है 2, यहाँ से आ रहा है 3, तो एचसीएफ का जो आंसर है वो आपके पास यहाँ पर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 3 जा 6 आंसर। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम के अंदर जो पहले कॉमन में पेयर आ रहा है 2 वो भी लेना है, 3 वो भी लेना है। अब जिनका पेयर नहीं बन रहा है उनको भी लेना है, 2 को 2 को 2 को, फिर 7 को, फिर 3 को और फिर 3 को। अब इसका आंसर निकाल देंगे हम, ये आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एलसीएम का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो आ रहा है 3024। अब आप चेक कर दीजिए, एचसीएफ 6, एलसीएम 3024, फर्स्ट नंबर का आंसर कितना है 336, सेकेंड नंबर 54। अब इनका मल्टीप्लाई चेक कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर निकालना है कि वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो हो गया 6048 हो गया, ठीक है ना। नहीं, 3024 को मल्टीप्लाई करना 6 से, है ना, तो आपके आंसर आ रहा है यहाँ 18144। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ अगर मैं 336 और 54 को, तो यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 18144। यानी इसका मतलब हुआ कि आपके पास एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ चुके हैं, यानी कि हैंस वेरीफाइड, आपके पास ये कंप्लीट वेरिफिकेशन हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके देख सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए,
और उसका ध्यान रखकर ही आप आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेशन चेक यहाँ अपने आप हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि मेरी कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन की जगह कभी कभी बोर्ड में ये भी पूछा जा सकता है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो भी उसका वही मतलब है। अगर आपको पूछ लेवे कि फाइंड द एलसीएम बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही उस क्वेश्चन को करके आना है। ये पहले बोर्ड में एक बार आ चुका है क्वेश्चन इस नाम से, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये क्या चीज़ है। प्राइम फैक्टराइजेशन को तो सब जानते हैं बट इसको नहीं जानते, तो मैं कह रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन और ये एक ही चीज़ है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। करते हैं स्टार्ट। एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का निकालता हूँ, तो 12 के आंसर आ रहे हैं आपके पास। 2 का लगा दीजिए, 6 टाइम्स 2 का, 3 टाइम्स 3 का, 1 टाइम। फिर 15 का कर लीजिए, 15 वाले में देखो 3 का, 5 टाइम्स 5 का, 1 टाइम्स। फिर 21 का भी कर दीजिए। अब अरेंज कर दीजिए इनको, ठीक है, इनको अरेंज कर दीजिए। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 3, ठीक है ना, 2 2 3, 2 2 3। फिर उसके बाद 15 के अरेंज कर दीजिए। 15 के आंसर्स क्या क्या हैं, 3 एंड 5, 3 एंड 5, 5 को साइड में लिख दीजिए। फिर 21 के कर दीजिए। 21 के आंसर्स बोलिए, 3 एंड 7, 3 इंटू 7। अब यहाँ पेयरिंग कर दीजिए। पेयरिंग किसकी हो रही है, पेयरिंग हो रही है 3 की। जो सब में हो रही है वही एचसीएफ में जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एचसीएफ का आंसर फाइंड करना, फिर एलसीएम का निकाल देता हूँ। एचसीएफ का जो आंसर है वो कौन सा होता है, एचसीएफ का आंसर होता है हमेशा जो सब में कॉमन आ रहा है तीनों के तीनों नंबरों में, यानी कि 3 अकेला आंसर है। अब बात आती है एलसीएम का क्या आंसर आएगा। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है कि एलसीएम क्या आएगा। जो सब में कॉमन है उसको भी लेना है, और जिनका कोई पेयरिंग नहीं बन रहा है उनको भी लेना है, यानी कि इस 2 को लेना है, 2 को लेना है, 5 को भी लेना है, 7 को भी लेना है। और अब इसका आंसर निकाल के बताना है कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेना है। तो इनका मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है 420। अब आपके पास एचसीएफ का आंसर भी आ चुका और एलसीएम का आंसर भी आ गया। एचसीएफ ये रहा और एलसीएम ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17, 23, 29। अब देखो एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर्स होते हैं ना तो उनमें कुछ कॉमन आता ही नहीं है। तो एचसीएफ में यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसकी तरह, लेकिन फिर भी मैं करके दिखाता हूँ, है ना। इसका एचसीएफ 1 ही आएगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे प्राइम नंबर है, तो 1 आंसर आएगा इसके एचसीएफ का। और एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में इन सब का मल्टीप्लाई करने से आएगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होती है। जब सारे ही नंबर प्राइम नंबर होते हैं तो कुछ भी नहीं निकालना पड़ता, सीधा आंसर पता होता है क्या आएगा। इसका एचसीएफ 1 आएगा गारंटी से, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तीनों ही प्राइम नंबर है। और एलसीएम में क्या आएगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बस वही एलसीएम आएगा। तो फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 17 कुछ डिवाइड नहीं है, 23 कुछ डिवाइड नहीं है क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, 29 कुछ प्राइम नहीं है, कुछ भी डिवाइड नहीं है क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। अब इनकी पेयरिंग बना दो, बना देते हैं 17 की, 23 की और 29 की। अब आप कहेंगे क्या बनाओगे, यहाँ तो एक एक ही है। हाँ इसके भी एक ही है, अरे सीध में नहीं लिखना था, टेढ़ा लिखना था, बट कोई बात नहीं, मैं काट के अब यहाँ लिख देता हूँ 23, है ना, और 29, ये 29 यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो 17 का एक ही है, इसका भी एक ही है, तो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई कॉमन कुछ नहीं होता, तब भी 1 कॉमन होता है, क्यों, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखो इसके भी यहाँ 1 है, ये रहा, इसके भी यहाँ 1 है, इसके भी यहाँ 1 है, यानी इसका भी प्राइम फैक्टर 1 है, इसका भी प्राइम फैक्टर 1 है, इसका भी प्राइम फैक्टर 1 है। 17 का कौन है आंसर, 17 इंटू 1 है। 23 का कौन है, 23 इंटू 1 है। 29 का कौन है, 29 इंटू 1 है। यानी 1 तो कॉमन है ना, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली 1 कॉमन है। तो ध्यान रखिएगा जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना, तब भी वहाँ 1 कॉमन हो रहा होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होती है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है आपका एचसीएफ और एलसीएम में, वो देख लेते हैं। एचसीएफ वो होता है जो कॉमन आ रहा होता है, कॉमन तो सिर्फ 1 है। और एलसीएम वो होता है जो सबका कॉमन का भी लेते हैं, हाँ लेते हैं, फिर जो रिमाइंडर बच गए हैं उनको भी लेते हैं, हाँ बिल्कुल लेते हैं। तो फिर इन सबका मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पर एलसीएम का होगा। तो इनका मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है तीनों का, और आंसर आ रहा है 11,339।
तो ये आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला। तो ये एमसीक्यू में कभी पूछ लेवे ना, तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती है, मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से इनको जल्दी से कर सकते हो। 8 का प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, 2 4 2 2 2 1। 9 के प्राइम फैक्टर्स बता दीजिए, 3 का जाता है डिवाइड, यस। 25 के प्राइम फैक्टर्स बता दीजिए, 5 के अलावा और किसी का डिवाइड नहीं जाता है। आप इनको अरेंज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 8 को, 9 को और 25 को, ओके कर देते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 2 2 2, 9 के 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3, और 25 के 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके नहीं है तो कोई बात नहीं। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है तो भी 1 तो हर हाल में कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में लगा दो, चाहे यहाँ फर्स्ट में लगा दो, कहीं पे भी लगा दो। देखो ये 1 1 1, तो इसका जो मल्टीप्लाई है उसमें भी यहाँ 1 आएगा, इसके में 1 आएगा, इसके भी 1 आएगा। अब आपके पास यहाँ पर आंसर जो बन रहा होगा उसके अंदर देखो ये 1 तो कॉमन जा ही रहा है, यानी कि जब आप एचसीएफ निकालेंगे और जब एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में क्या अंतर होगा। एचसीएफ वाले में आपके पास जो कॉमन होता है सिर्फ वो आता है, यानी कि 1, ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम, एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो आता ही है और बाकी जो रिमाइंडर बच गए वो सब आएंगे। यानी कि देखो ये सारे 8 के 8 पूरे, ये या ले या 9 का 9 पूरा और 25, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका एचसीएफ कौन है 1, और जिसका एचसीएफ 1 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फिर इन तीनों के मल्टीप्लाई को करने से ही आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 यानी कि 8 3 3 3, ये सारे इन सब का मल्टीप्लाई करने से आपके एलसीएम का आंसर आने वाला है। तो इनका मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है 1800, तो इसलिए आपके पास आंसर्स हो गए हैं 1800। अब बात आती है क्वेश्चन 4 की, गिवन दैट। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ, कई बार, ठीक है, नंबर भले ही बदल जाओ लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ, फिर से आ जाएगा। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, ये दो नंबर आपको दे रखे हैं, इनका एचसीएफ 9 दे रखा है। ये नंबर और ये नंबर, आपके पास 2 नंबर्स है, इन दोनों का एचसीएफ इज गिवन 9, ठीक है। यानी कि आपके पास दो नंबर कौन कौन है, आपके पास 2 नंबर्स कौन कौन है, 2 नंबर्स आर, एक तो 306 है, एक 657 है, और इनका एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है 9। और फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कि दो नंबर दे रखे हैं, हाँ ठीक है, एचसीएफ भी दे रखा है 9 और एलसीएम नहीं है। अब आप याद करो, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था एक, क्या किया था कि एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसमें वैल्यू रखकर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब पहले इस फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न करो ना, तो इसका ट्रांसपोजिशन करने से आपके एलसीएम का आंसर वैसे ही निकल रहा है। देखो एलसीएम, ये एलसीएम जिसका फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में इसके मल्टीप्लाई में कौन है, एचसीएफ, तो ये एचसीएफ यहाँ आ जाएगा। ये फॉर्मूला रट लीजिए आप, या तो इसको रट लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इसको भी रट लीजिए। अब ऐसे ही एचसीएफ का भी फॉर्मूला बन जाएगा, ये सेम ही, ये एचसीएफ यहाँ आ जाएगा, एलसीएम यहाँ आ जाएगा। तो इसी एक ही फॉर्मूले से सारे काम हमारे हो सकते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर यानी कि 306, सेकेंड नंबर यानी कि 657 अपॉन एचसीएफ यानी कि 9। बस अब इसको सोल्व करना है। अगर ये कट रहे हैं तो काट लेंगे, देखते हैं 9 से ये कट रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल कट रहे हैं, वैसे इधर भी कट रहे हैं उधर भी कट रहे हैं। 9 की टेबल में कितनी बार कट रहा है वो देख लीजिए, ठीक है। 9 1 जा 9 और 9 से इसको काट दीजिए, 9 से 1 जा 63 बच गए 2, 27 हो गया, 9 3 जा 27, ये हो गया। यानी आपके पास आंसर आ रहा है 30 तो इंटू 73। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 0 का तो 0, तो ये आपके पास एलसीएम के जो आंसर आ रहे हैं, जो आपको निकालना था एलसीएम, उसके आंसर्स आपके पास आ रहे हैं 2190। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली, और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग है तो इसलिए आपको ध्यान तो देना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये पूछ रहा है कि 6 की पावर, और n यहाँ पर कौन है, नेचुरल नंबर है। n जो यहाँ रिप्रेजेंट करा हुआ है वो है नेचुरल नंबर। ये कह रहा है 6 की पावर में यहाँ नेचुरल नंबर्स रखूँ तो क्या ये कभी ना कभी जीरो पे एंड होगा क्या। देखो पहले तो ये क्या कह रहा है मैं वो बताता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूँगा। देखो ये कह रहा है कि इफ़ n इक्वल्स टू 1, तो क्या 6 की पावर 1 जो है उसका आंसर जीरो पे एंड होगा, नहीं होगा, ये तो 6 पे एंड हो गया। अगर मैं n इक्वल्स टू 2 रखूँ तो यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 2, जिसका मतलब होता है 6 इंटू 6, यानी इसका मीनिंग होता है 36। अब एक बार ऐसे मैं रखता भी जाऊँ, अगर एक बार देखो ये किस पे एंड हुआ, 6 पे एंड हुआ, ये किस पे एंड हुआ, 6 पे एंड हुआ। ये पूछ रहा है क्या कभी ये जीरो पे एंड होगा क्या। अगर मैं ऐसे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिंदगी भर रखता जाऊँ तो क्या कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई नंबर आएगा क्या लाइफ टाइम में, कभी ना कभी एक बार, कि जिससे आपके पास ये नंबर जो है यहाँ जीरो पे एंड हो जाए। अब एक बात बताओ कि किसी भी नंबर को जीरो पे एंड तभी होता है जब उसमें एक 2 हो और एक 5 हो, तो ही जीरो पे एंड होते हैं, वरना जीरो पे एंड नहीं होता है। देखो जीरो पे सिर्फ वही नंबर होते हैं एंड जिनके पास एक 2 होता है और एक 5 होता है, अदरवाइज वो जीरो पे कभी एंड नहीं होते हैं। तो इसका मीनिंग क्या निकला, बताते हैं इसका मीनिंग क्या निकला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में जो यहाँ नंबर होता है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। जैसे यहाँ 6 है तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3। अब इस प्राइम फैक्टर्स के अंदर एक 2 और एक 5 होना जरूरी है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ 2 तो है बट 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी भी पूरी लाइफ में कभी भी कोशिश करके देख लो 6 की पावर यहाँ कुछ भी लेके देख लो n की जगह, ये जीरो पे एंड कभी होगा ही नहीं। जीरो पे वही एंड होंगे जिनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रखा हो। अब लिखें कैसे, लिख देते हैं, टू एंड विथ डिजिट 0, टू एंड विथ डिजिट 0 it would contain, है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 would contain प्राइम्स 2 एंड 5। जीरो पे खत्म होने के लिए 6 के प्राइम फैक्टर्स में एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। बट हियर इन दिस केस प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट अवेलेबल। फाइव इज नॉट अवेलेबल। लेकिन यहाँ मेरे पास प्राइम फैक्टर्स में 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 तो है बट 5 नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ये कभी भी जीरो पे खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस, दो नंबर दे रखे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, बताओ कि ये कंपोजिट क्यों है। देखो इसने खुद लिख दिया है कि ये कंपोजिट है, बट आपको तो रीजन बताना है ये कंपोजिट क्यों है। आपको ढूंढना नहीं है कि ये कंपोजिट है कि प्राइम है, आपको तो दे रखा है कंपोजिट है, बट बताना है रीजन कि ये कंपोजिट क्यों है। करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे बीच में एक प्लस का साइन है यहाँ, और जब प्लस का साइन है तो इसका मतलब टर्म चेंजिंग हो चुकी है, यहाँ अलग टर्म है यहाँ अलग टर्म है। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 को कॉमन निकालने पर क्या क्या बचा, देखो 7 इंटू 11 बचा, इंटू 1 भी बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, देखो 13 का 13 में डिवाइड जाएगा 1 टाइम। ओके, अब देखो यहाँ है 13 और यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 11 7 जो 77 प्लस 1 72 ऐसे आ रहा है। अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता, देखो ये दो फैक्टर तो आ ही रहे हैं लेकिन 1 तो सबका ही फैक्टर होता है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑल्सो 1 इंटू 13 इंटू 72 वी कैन राइट। इस 13 इंटू 72 को मैं 1 इंटू 13 इंटू 72 लिख सकता हूँ। यानी मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी कोई नंबर है।
तीन तीन फैक्टर है, और जब कभी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो गारंटी के साथ वो कंपोजिट नंबर होता है। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में सिखा दिया। यहाँ कितने फैक्टर हो गए? तीन। दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। तो ये डेफिनेटली कंपोजिट नंबर है। तो फिर लिखूँ क्या? मैं लिखने वाला हूँ बिकॉज देर आर more than two factors therefore given number is a composite number। जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट होता है। मेरे पास भी यहाँ दो से ज़्यादा फैक्टर है। बिकॉज देर आर मोर देन टू फैक्टर्स देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। देर इज ए सर्कुलर पाथ। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है। देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। देखो आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा क्या है? क्वेश्चन में लिखा है एक रवि और एक सोनिया है। यहाँ से राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं फुटबॉल ग्राउंड के। ओके, यहाँ से रवि भी रवाना हो गया है और सोनिया भी रवाना हो गई है, ठीक है? रवि और सोनिया। रवि भी जो राउंड लगाता है वो 12 मिनट में ही पूरा करके वापस यहाँ पहुँच जाता है, जबकि सोनिया जो राउंड लगाती है उसे 18 मिनट यानी 18 मिनट्स लगते हैं, तब वो यहाँ पहुँच पाती है। तो बताओ कि स्टार्टिंग में अगर वो दोनों एक साथ यहाँ से रवाना हुए हैं, अगर स्टार्टिंग में वो दोनों एक साथ यहाँ से निकले हैं तो कितने मिनट बाद वो फिर से यहाँ आके एक दूसरे को मिलेंगे? रवि भी यहाँ खड़ा है, सोनिया भी यहाँ खड़ी है, एट द सेम टाइम दोनों यहीं पर है। एग्जैक्टली कोई रवाना नहीं हुआ है, विसिल बजेगी, दोनों रवाना होंगे, बट रवि की स्पीड ज़्यादा है, वो 12 मिनट में चक्कर पूरा करके यहाँ पहुँच जाएगा, फिर सेकंड राउंड पे निकल जाएगा, जबकि सोनिया तो 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगी। जब रवि सेकंड राउंड पे जा रहा होगा उस समय तक तो सोनिया पहले ही राउंड को पूरा नहीं करी होगी। तो बताओ कि वो एक दूसरे से फिर से कभी ऐसा चांस आएगा क्या कि वो एक दूसरे साथ साथ यहाँ पहुँच जाएंगे? अभी देख लेते हैं कि वो साथ साथ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा लैंग्वेज। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कवर वन राउंड इज 18 मिनट। टाइम टेकन बाय रवि टू कवर द वन राउंड इज 12 मिनट। ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या पड़ता है? वापस एक साथ कब मिलेंगे? दो ट्रेनें हैं, एक जयपुर से निकली दिल्ली के लिए, एक जयपुर से निकली मुंबई की तरफ, इसको इतने घंटे लगते हैं, इसको इतने घंटे लगते हैं, क्या वो एक दूसरे से फिर से एक साथ आके मिलेगी? ऐसे क्वेश्चनों में आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। लेकिन क्यों, मैं यहाँ समझाता हूँ क्यों। देखो रवि है, रवि को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट्स लगे, फिर वो दूसरे राउंड के लिए निकल गया तो 36 मिनट बाद वो फिर से यहीं पहुंच गया इस जगह, है ना? फिर वो आगे चला गया, है ना? तो 54 मिनट हुए तब वो फिर वो वापस यहाँ आ गया। देखो 18 मिनट पे वो यहाँ पहुँचा, फिर 36 पे भी वो यहाँ पहुँचा, फिर 54 पे भी वो यहाँ पहुँचा। सोनिया को देखते हैं, सोनिया को कितने, ओ सॉरी, सोनिया को लगते हैं 18, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, और रवि को लगते हैं 12। तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ रवि कर देते हैं, अपने आप वापस क्वेश्चन सही हो जाएगा, और यहाँ सोनिया कर देते हैं तो वापस क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, सोनिया को पहला राउंड 18 मिनट में पूरा करा, फिर दूसरा 36 में वापस वो यहाँ आ गई, 54 में फिर से यहाँ आ गई, और रवि क्या कर रहा है? रवि 12 मिनट्स में पूरा करता है। देखो 12 मिनट हुए वो यहाँ पहुँच गया, फिर वापस 24 मिनट पे फिर वो यहाँ पहुँच गया, फिर वापस तीसरे चक्कर पे चला गया, फिर 36 हुआ तब वो फिर यहाँ वापस पहुँच गया। अब ध्यान से देखो दोनों टेबल्स को, सोनिया और रवि वाली को, कि दोनों एक दूसरे से वापस आके कब मिले। देखो ये रहा 36 मिनट्स जब हुए थे ना, उस समय दोनों वापस एक जगह पे थे स्टार्टिंग पॉइंट पे। रवि 12 मिनट करके आगे निकल गया, बट सोनिया पीछे चल रही थी, और दोनों करके वापस 36 मिनट जब हुए थे उस समय दोनों वापस यहाँ पहुँच गए थे। बट उस समय रवि के तो 3 चक्कर पूरे हो गए थे, है ना? 12 3 जा 36, और यहाँ पहुँच गया। 36 मिनट के बाद रवि यहाँ पहुँच गया, बट 3 चक्कर पूरे कर चुका था, 3 राउंड्स कंप्लीटेड। और सोनिया उस समय सिर्फ 2 ही राउंड कंप्लीट करी थी, और सोनिया यहाँ आ गई। क्या दोनों एक दूसरे से वापस मिलेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे। कब मिलेंगे? आफ्टर 36 मिनट्स। वो 36 मिनट्स कंप्लीट होने पर दोनों एक दूसरे को फिर से यहाँ आकर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एलसीएम निकालना होता है। तो अब अपन लैंग्वेज क्या लिख दें? दे विल मीट अगेन टुगेदर आफ्टर
36 मिनट्स। देयरफॉर दे, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू 36। अब आप कहेंगे एलसीएम तो आपने निकाला ही नहीं सर, ये तो आपने सीधा ही लिख दिया एलसीएम 36, कैसे पता चला कि एलसीएम 36 है? अरे भाई क्लास 5th के अंदर ये मेथड सिखाया था, लिस्टिंग द कॉमन मल्टीपल्स वाला मेथड। देखो 18 की भी टेबल लिख दो, 12 की भी टेबल लिख दो, जो सबसे पहली बार कॉमन आएगा वो एलसीएम कहलाता है, यानी कि 36 एलसीएम है। फिर भी किसी बच्चे को ये वाला मेथड नहीं आता है तो इस मेथड से मत करो, हटा दो, सीधा ही यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना। आपको जो मेथड आता हो उससे आप डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम निकाल लेना, ठीक है? ये तो सभी बच्चों को आता होगा ये वाला मेथड तो। हाँ, वैसे 9 का लगाना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, 3 3 9। ओके, तो एलसीएम कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। देखो एलसीएम 36। तो आप ऐसा कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा वाला हमें नहीं आता है टेबल बनाने वाला, क्या नहीं आता? टेबल ही तो लिखी है, 18 की टेबल लिख दी, 12 की टेबल लिख दी, और जो फर्स्ट टाइम कॉमन आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है। ओके, एलसीएम 36। देयरफॉर दे विल मीट अगेन, है ना? क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन? दे विल मीट अगेन टुगेदर, एक मिनट, दे विल मीट अगेन टुगेदर आफ्टर 36 मिनट्स। वो 36 मिनट्स के बाद एक दूसरे से फिर से एक ही जगह पर आकर मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि रवि उस समय 3 राउंड पूरे कर चुका होगा जबकि सोनिया 2 ही करेगी, बट हाँ वो 36 मिनट के बाद यहाँ एक साथ एक बार फिर से होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, अभी हाथों हाथ पहले करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट अगेन।